लीजिए सुनिए देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के 12वें भाग के दूसरे बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। सुबह का सुहावना समय है। पहले घंटे की धूप ने ऊंचे ऊंचे पेड़ों की टहनियों, मकानों के कंगूरों और पहाड़ों की चोटियों पर सुनहली चादर बिछा दी है। मुसाफिर लोग 2-3 कोस की मंजिल मार चुके हैं। तारा सिंह और श्याम सुंदर सिंह अपने साथ भगवनिया और भूतनाथ को लिए हुए तालाब वाले तिलिस्मी मकान की तरफ जा रहे हैं। उनके साथ दोनों साथी अर्थात भगवनिया और भूतनाथ अपने अपने गम में सिर नीचा किए चुपचाप पीछे पीछे जा रहे हैं। भूतनाथ के चेहरे पर उदासी और भगवनिया के चेहरे पर मुर्दनी छाई हुई है। कदाचित भूतनाथ के चेहरे पर भी मुर्दनी छाई हुई होती, या वो इन लोगों में न दिखाई देता यदि उसे इस बात की खबर होती कि तारा की किस्मत वाली गठरी तेज सिंह के हाथ लग गई है और तारा तथा बलभद्र सिंह का भेद खुल गया है। वो तो यही सोचे हुए था कि तारा अपने बाप को नहीं पहचानेगी, बलभद्र सिंह अपने को छिपावेगा और देवी सिंह मेरे भेदों को गुप्त रखने का उद्योग करेगा। बस इतनी ही बात थी जिससे वो एकदम हताश नहीं हुआ था और इन लोगों के साथ कमलनी से मिलने के लिए चुपचाप सिर झुकाए हुए कुछ सोचता विचारता जा रहा था। वो अपनी धुन में ऐसा डूबा हुआ था कि उसे अपने चारों तरफ की कुछ भी खबर न थी, और उसकी वो धुन उस समय टूटी जब तारा सिंह ने कहा, वो देखो तालाब वाला तिलिस्मी मकान दिखाई देने लगा। कई आदमी भी नजर पड़ते हैं। मालूम पड़ता है कि उसमें कमलनी का डेरा आ गया। अगर मेरी निगाह धोखा नहीं देती तो मैं कह सकता हूं कि ये चबूतरे के दक्षिणी कोने पर खड़े होकर जो इसी तरफ देख रहे हैं हमारे चाचा तेज सिंह हैं। तेज सिंह के नाम ने भूतनाथ को चौंका दिया और उसके दिल में एक नया शक पैदा हुआ। इसके साथ ही उसके चेहरे की रंगत ने पुनः पलटा खाया, अर्थात जर्दी के बाद सफेदी ने अपना कुदरती रंग दिखाया और भूतनाथ का कांपता हुआ पैर धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ने लगा। जब ये लोग मकान के पास पहुंच गए तो भूतनाथ ने देखा कि भैरव सिंह और देवी सिंह भी अंदर से निकल आए हैं और नफरत की निगाह से उसे देख रहे हैं। जब ये लोग तालाब के किनारे पहुंचे तो भगवनिया ने देखा कि तालाब की मिट्टी ना मालूम कहाँ गायब हो गई है। तालाब पूरा स्वच्छ है और उसमें मोती की तरह साफ जल भरा हुआ दिखाई देता है। वो बड़े आश्चर्य से तालाब के जल और उसके बीच वाले मकान को देखने लगी। भैरव सिंह उन लोगों को ठहरने का इशारा करके मकान के अंदर गया और थोड़ी देर बाद बाहर निकला। इसके बाद डोंगी खोलकर किनारे पर ले गया और चारों आदमियों को सवार करके मकान के अंदर ले आया। श्याम सुंदर सिंह और भगवानी को विश्वास था कि ये मकान हर तरह के सामान से खाली होगा, यहां तक कि चारपाई बिछावन और पानी पीने के लिए लोटा गिलास तक न होगा। मगर नहीं, इस समय यहां जो कुछ सामान उन्होंने देखा वो बनिस्बत पहले के बेशकीमत और ज्यादा था। इसका कारण ये था कि दुश्मन लोग इस मकान में से वही चीजें ले गए थे जिन्हें वे लोग देख और पा सकते थे, मगर इस मकान के तहखानों और गुप्त कोठरियों का हाल उन्हें मालूम न था, जिनमें एक से एक बढ़ के उम्दा चीजें तथा बेशकीमत असबाब मकान सजाने के लिए भरा हुआ था और जिन्हें इस समय कमलिनी ने निकालकर मकान को पहले से ज्यादा खूबसूरती के साथ सजा डाला था। और भागे हुए आदमियों में से 2 सिपाही और 2 नौकर भी आ गए थे, जो भाग जाने के बाद भी छिपे छिपे इस मकान की खोज खबर लिया करते थे। तारा सिंह, श्याम सुंदर सिंह, भगवनिया और भूतनाथ उस कमरे में पहुंचाए गए जिसमें किशोरी, कामनी, लक्ष्मी देवी, कमलनी, लाडली और बलभद्र सिंह वगैरह बैठे हुए थे, और किशोरी, कामनी और लक्ष्मी देवी सुंदर मसहरियों पर लेटी हुई थी। बलभद्र सिंह को असली सूरत में देखते ही भूतनाथ चौंका और घबराकर 2 कदम पीछे हटा, मगर भैरव सिंह ने जो उसके पीछे था उसे रोक लिया। बलभद्र सिंह की असली सूरत देखकर भूतनाथ को विश्वास हो गया कि उसका सारा भेद खुल गया, और इस बारे में उस समय तो कुछ भी शक न रहा जब उस कागज के मुट्ठे और पीतल की संदूकची को भी कमलनी के सामने देखा, जो भूतनाथ की विचित्र जीवनी का पता दे रहे थे। जिस समय भूतनाथ की निगाह उनके चेहरे पर गौर के साथ पड़ी, जिनसे रंज और नफरत साफ जाहिर होती थी, उस समय उसके दिल में एक हौल सा पैदा हो गया और उसकी सूरत देखने वालों को ऐसा मालूम हुआ कि वो थोड़ी ही देर में पागल हो जाएगा, क्योंकि उसके हवास में फर्क पड़ गया था और वो बड़ी ही बेचैनी के साथ चारों तरफ देखने लगा था। बलभद्र सिंह: भूतनाथ, मैं अफसोस करता हूं कि तुम्हारे भेदों को कुछ दिन तक और छिपा रखने का मौका मुझे न मिला। देवी सिंह: जिस गठरी में तारा की किस्मत बंद थी
और जिसे तुम अपने सामने देख रहे हो वो वास्तव में तेज सिंह के कब्जे में आ गई थी। बलभद्र सिंह, जिस नकाबपोश ने तुम्हारे सामने मुझे पराजित किया था वो तेज सिंह थे और इस समय तुम्हारी बगल में खड़े हैं। देखो, संभालो, पागल मत बनो। भूतनाथ लड़खड़ाई हुई आवाज से, ओह, उस औरत को धोखा हुआ। उसने नकाबपोश को वास्तव में नहीं पहचाना। भूतनाथ पागलों की तरह हाथ मुंह फैला और आंखें फाड़ फाड़ कर चारों तरफ देखने लगा और फिर चक्कर खाकर जमीन पर गिरने के साथ ही बेहोश हो गया। तेज सिंह, बुरे कामों का यही नतीजा निकलता है। देवी सिंह, इससे कोई पूछे कि ऐसे ऐसे खोटे कर्म करके दुनिया में तूने क्या मजा पाया। मैं समझता हूं अब या तो ये अपनी जान दे देगा या यहां से भाग जाना पसंद करेगा। बलभद्र सिंह, हाँ, यदि इसकी एक बहुत ही प्यारी चीज मेरे कब्जे में न होती तो बेशक ये अपनी जान दे देता या भाग ही जाता, मगर अब ये ऐसा नहीं कर सकता है। कमलनी, वो कौन सी चीज है? बलभद्र सिंह, जल्दी ना करो, उसका हाल भी मालूम हो जाएगा। तेज सिंह, खैर आप ये तो बताइए कि इसके साथ क्या सलूक करना चाहिए। बलभद्र सिंह, कुछ नहीं, इसे इसी तरह उठाकर तालाब के बाहर रखाओ और छोड़ दो, जहां जी चाहे चला जाए। कमलनी तेज सिंह से, क्या आपको मालूम है कि इसका लड़का नानक आजकल कहाँ है? तेज सिंह, मुझे नहीं मालूम। किशोरी, इसका केवल एक ही लड़का है? तेज सिंह, क्या तुम्हें अभी तक किसी ने नहीं कहा कि भूतनाथ की पहली स्त्री से एक लड़की भी है जिसका नाम कमला है और जो तुम्हारी प्यारी सखी है? हाय, मैं अफसोस करता हूं कि इस दुष्ट का हाल सुनकर उस बेचारी को बड़ा ही दुख होगा। मैं सच कहता हूं कि कमला ऐसी लायक लड़की बहुत कम देखने सुनने में आवेगी। इतना सुनते ही भैरव सिंह के चेहरे पर खुशी की निशानी दिखाई देने लगी, जिसे उसने बड़ी होशियारी से तुरंत दबा दिया और किशोरी सिर नीचा करके न मालूम क्या सोचने लगी। तेज सिंह बलभद्र सिंह से, अच्छा, तो ये निश्चय हो गया कि इसे तालाब के बाहर छोड़ाया जाए। बलभद्र सिंह, हाँ, मेरी राय में तो ऐसा ही होना चाहिए। कमलनी, क्या इसे कुछ भी सजा न दी जाएगी? इसका तो इसी समय सिर उतार लेना चाहिए। बलभद्र सिंह ताज्जुब से कमलिनी की तरफ देख के, तुम ऐसा कहती हो? मुझे आश्चर्य होता है। शायद गम ने तुम्हारी अक्ल में फर्क डाल दिया है। इसे मार डालने से क्या हमारा बदला पूरा हो जाएगा? कमलिनी ने शर्माकर सिर नीचा कर लिया और तेज सिंह का इशारा पाकर भैरव सिंह और देवी सिंह ने भूतनाथ को तालाब के बाहर पहुंचा दिया। तारा सिंह और श्याम सुंदर सिंह आश्चर्य से सभी का मुंह देख रहे थे कि ये क्या मामला है, क्योंकि इधर जो कुछ गुजरा था उसका हाल उन्हें भी मालूम न था। ऊपर लिखे कामों से छुट्टी पाकर तेज सिंह ने तारा सिंह को एक किनारे ले जाकर वो हाल सुनाया जो इधर गुजर चुका था, और फिर अपने ठिकाने आ बैठे। इसके बाद कमलिनी ने बलभद्र सिंह से कहा, मेरा जी इस बात को जानने के लिए बेचैन हो रहा है कि इतने दिनों तक आप कहाँ रहे, किस स्थान में रहे और क्या करते रहे। आप पर क्या क्या मुसीबतें आईं, और हम लोगों का हाल जानकर भी आपने इतने दिनों तक हम लोगों से मुलाकात क्यों नहीं की? क्या आप नहीं जानते थे कि हमारी लड़कियां कहाँ और किस मुसीबत में पड़ी हुई हैं? बलभद्र सिंह, इन सब बातों का जवाब मिल जाएगा, जरा सब्र करो और घबराओ मत। पहले उन चिट्ठियों को सुन जाओ, फिर इसके बाद जो कुछ तुम्हें पूछना हो पूछना, और मुझे भी जो कुछ तुम्हारे विषय में मालूम नहीं है पूछूंगा। तेज सिंह से, यदि इस समय कोई आवश्यक काम ना हो तो आप उन चिट्ठियों को पढ़िए या पढ़ने के लिए किसी को दीजिए। तेज सिंह, नहीं नहीं, कागज के मुट्ठे की तरफ देख के, इन चिट्ठियों को मैं स्वयं पढ़ूंगा, और इस समय हम लोग सब कामों से निश्चिंत भी है। हाँ, तारा सिंह को यदि कुछ। तारा, नहीं, मुझे कोई काम नहीं है, केवल भगवनिया के विषय में पूछना है कि इसके साथ क्या सलूक किया जाए। तेज सिंह, इसका जवाब कमलनी के सिवा और कोई नहीं दे सकता। ये कह उन्होंने कमलिनी की तरफ देखा। कमलिनी भैरव सिंह से, आपको यहां का सब हाल मालूम हो चुका है, इसलिए आप ही तहखाने तक जाने की तकलीफ उठाइए। बहुत अच्छा, कहकर भैरव सिंह उठ खड़ा हुआ और भगवानी की कलाई पकड़े हुए बाहर चला गया। कमलिनी ने श्याम सुंदर सिंह से कहा, अब तुम्हें भी यहां न ठहरना चाहिए, बस तुरंत चले जाओ और हमारे आदमियों को, जो दुश्मन के सताने से इधर उधर भाग गए हैं, जहां तक हो सके ढूंढो तथा हमारे यहां आ जाने की खुशखबरी सुनाओ। बस चले ही जाओ, यहां अटकने की कोई जरूरत नहीं। श्याम सुंदर सिंह चाहता था कि वो यहां रहे और उस घटनाओं का हाल पूरा पूरा जाने जो बलभद्र सिंह और भूतनाथ से संबंध रखती हैं,
क्योंकि बलभद्र सिंह को देख के भूतनाथ की जो हालत हुई थी उसे वो अपनी आंखों से देख चुका था और उसका सबब जानने के लिए बहुत ही बेचैन भी था। मगर कमलिनी की आज्ञा सुनकर उसका अथाह उत्साह टूट गया और वहां से जाने के लिए मजबूर हुआ। वो अपने दिल में समझे हुए था कि उसने भगवानी को पकड़ के बड़ा काम किया है। इसके बदले में कमलनी उससे खुश होगी और उसकी तारीफ करके उसका दर्जा बढ़ावेगी। मगर वे बातें तो दूर ही रहीं, कमलनी ने उसे वहां से चले जाने के लिए कहा। इस बात का श्याम सुंदर सिंह को बहुत रंज हुआ, मगर क्या कर सकता था। लाचार मुंह बनाकर पीछे की तरफ मुड़ा। इसके साथ ही देवी सिंह भी कमलिनी का इशारा पाकर उठे और श्याम सुंदर सिंह को तालाब के बाहर पहुंचाने को चले। जब श्याम सुंदर सिंह को पहुंचाने के लिए देवी सिंह तालाब के बाहर गए तो उन्होंने देखा कि भूतनाथ, जिसे बेहोशी की अवस्था में तालाब के बाहर पहुंचाया गया था, अब होश में आकर तालाब की ऊपर वाली सीढ़ी पर चुपचाप बैठा हुआ है। देवी सिंह को इस पार आते हुए देखकर वो उठा और पास आकर देवी सिंह की कलाई पकड़कर बोला, मैं जो कुछ कहना चाहता हूं उसे सुन लो, तब यहां से जाना। देवी सिंह ने कहा, बहुत अच्छा, कहो, मैं सुनने के लिए तैयार हूं। श्याम सुंदर सिंह से, तुम क्यों खड़े हो गए? जाओ, जो काम तुम्हारे सुपुर्द हुआ है उसे करो। देवी सिंह की बात सुनकर श्याम सुंदर सिंह को और भी रंज हुआ और वो मुंह बनाकर चला गया। देवी सिंह भूतनाथ से, अब जो कुछ तुम्हें कहना हो कहो। भूतनाथ, पहले आप ये बताइए कि मुझे इस बेइज्जती के साथ बंगले के बाहर क्यों निकाल दिया? देवी सिंह, क्या तुम स्वयं इस बात को नहीं सोच सके? भूतनाथ, मैं क्यों कर समझ सकता था। हाँ, इतना मैंने अवश्य देखा कि सभी की जो निगाह मुझ पर पड़ रही थी वो रंज और घृणा से खाली न थी, मगर कुछ सबब मालूम न हुआ। देवी सिंह, क्या तुमने बलभद्र सिंह को नहीं देखा? क्या उस गठरी पर तुम्हारी निगाह नहीं गई जो तेज सिंह के सामने रखी हुई थी? और क्या तुम नहीं जानते कि उस कागज के मुट्ठे में क्या लिखा हुआ है? भूतनाथ, तब नहीं तो अब मैं इतना समझ गया कि उस आदमी ने, जो अपने को बलभद्र सिंह बताता है, मेरी चुगली की होगी और मेरे झूठे दोष दिखलाकर मुझ पर बदनामी का धब्बा लगाया होगा। मगर मैं आपको होशियार कर देता हूं कि वो वास्तव में बलभद्र सिंह नहीं है, बल्कि पूरा जालिया और धूर्त है। निस्संदेह वो आप लोगों को धोखा देगा। यदि मेरी बातों का विश्वास ना हो तो मैं इस बात के लिए तैयार हूं कि आप लोगों में से कोई एक आदमी मेरे साथ चले। मैं असली बलभद्र सिंह को, जो वास्तव में लक्ष्मी देवी का बाप है और अभी तक कैद खाने में पड़ा हुआ है, दिखला दूंगा। मैं सच कहता हूं कि उस कागज के मुट्ठे में जो कुछ लिखा हुआ है, यदि उसमें किसी तरह की मेरी बुराई है तो बिल्कुल झूठ है। देवी सिंह, मैं केवल तुम्हारा इतना कहने पर क्यों कर विश्वास कर सकता हूं? मैं तुम्हारे अक्षर अच्छी तरह पहचानता हूं, जो उस कागज के मुट्ठे की लिखावट से बखूबी मिलते हैं। खैर, इसे भी जाने दो। मैं ये पूछता हूं कि बलभद्र सिंह को वहां देखकर तुम इतना डरे क्यों? यहां तक कि डर ने तुम्हें बेहोश कर दिया। भूतनाथ, ये तो तुम जानते ही हो कि मैं उससे डरता हूं, मगर इस सबब से नहीं डरता कि वो कमलिनी का बाप बलभद्र सिंह है, बल्कि उससे डरने का कोई दूसरा ही सबब है, जिसके विषय में मैं कह चुका हूं कि आप मुझसे न पूछेंगे, और यदि किसी तरह मालूम हो जाए तो बिना मुझसे पूछे किसी पर प्रकट न करेंगे। देवी सिंह, अच्छा, इस बात का जवाब तो दो कि अगर तुम्हें ये मालूम था कि कमलिनी का बाप किसी जगह कैद है और तारा वास्तव में लक्ष्मी देवी है, जैसा कि तुम इस समय कह रहे हो, तो आज तक तुमने कमलिनी को इस बात की खबर क्यों न दी, या ये बात क्यों न कही कि माया रानी वास्तव में तुम्हारी बहन नहीं है? भूतनाथ, इसका सबब यही था कि असली बलभद्र सिंह ने, जो अभी तक कैद हैं और जिसके छुड़ाने की मैं फिक्र कर रहा हूं, मुझसे कसम ले ली है कि जब तक वे कैद से न छूटे मैं उनके और लक्ष्मी देवी के विषय में किसी से कुछ न कहूं, और वास्तव में अगर मुझ पर इतनी विपत्ति ना पड़ती तो मैं किसी से कहता भी नहीं। मुझे इस बात का बड़ा ही दुख है कि मैं तो अपनी जान हथेली पर रखकर आप लोगों का काम करूं, और आप लोग बिना समझे बूझे और असल बात को बिना जांचे दूध की मक्खी की तरह मुझे निकाल फेंके। क्या मुरव्वत, नेकी और धर्म इसी को कहते हैं? क्या यही जवां मर्दों का काम है? आखिर मुझ पर इल्जाम तो लग ही चुका था, मगर मेरी और उस दुष्ट की, जो कमलिनी का बाप बन के मकान के अंदर बैठा हुआ है, दो दो बातें तो हो लेने देते। भूतनाथ की बात सुनकर देवी सिंह को बड़ा ही आश्चर्य हुआ और वो कुछ देर तक सिर नीचा किए हुए सोचते रहे। इसके बाद कुछ याद करके बोले, अच्छा, मेरी एक बात का जवाब दो। भूतनाथ, पूछिए। देवी सिंह, यदि तुम्हें उस कागज के मुट्ठे से कुछ डरना था और वास्तव में जो कुछ उस मुट्ठे में तुम्हारे खिलाफ लिखा हुआ है वो झूठ है, जैसा कि तुम अभी कह चुके हो, तो तुम उस गठरी को देख के उस समय क्यों डरे थे, जब बलभद्र सिंह ने रात के समय उस जंगल में तुम्हें वो गठरी दिखाई थी और पूछा था
कि यदि कहो तो भगवानी के सामने इसे खोलूं। मैं सुन चुका हूं कि उस समय इस गठरी को देखकर तुम कांप गए थे और नहीं चाहते थे कि भगवान के सामने वो खोली जाए। भूतनाथ: ठीक है, मगर मैं उस कागज के मुट्ठे को याद करके नहीं डरा था, बल्कि मुझे इस बात का गुमान भी न था कि गठरी में कोई कागज का मुट्ठा भी है। सच तो यह है कि मैं उस पीतल की संदूकड़ी को याद करके डरा था, जो उस समय तेज सिंह के सामने पड़ी हुई थी। मैं यही समझे हुए था कि उस गठरी के अंदर केवल एक पीतल की संदूकड़ी है, और वास्तव में उसकी याद से ही मैं कांप जाता हूं। उसकी सूरत देखने से जो हालत मेरी होती है सो मैं ही जानता हूं। मगर साथ ही इसके मैं ये भी कह देता हूं कि उस पीतल की संदूकड़ी के अंदर जो चीज है, उससे कमलिनी, तारा और लाडली या असली बलभद्र सिंह का कोई संबंध नहीं है। इसका विश्वास आपको उसी समय हो जाएगा जब वो संदूकड़ी खोली जाएगी। भूतनाथ की बातों ने देवी सिंह को चक्कर में डाल दिया। वो कुछ भी नहीं समझ सकते थे कि वास्तव में क्या बात है। देवी सिंह ने जो बातें भूतनाथ से पूछी, उनका जवाब भूतनाथ ने बड़ी खूबी के साथ दिया। ना तो कहीं अटका और न किसी तरह का शक रहने दिया, और ये ही बातें थीं जिन्होंने देवी सिंह को तरद्दुद, परेशानी और आश्चर्य में डाल दिया था। बहुत देर गौर करने के बाद देवी सिंह ने पुनः भूतनाथ से पूछा, अच्छा, अब तुम क्या चाहते हो सो कहो। भूतनाथ: मैं केवल इतना ही चाहता हूं कि आप मुझे इस मकान में ले चलिए और तेज सिंह तथा तीनों बहनों से कहिए कि मेरे मुकदमे की पूरी पूरी जांच करें। आप लोगों के आगे निर्दोष होने के विषय में जो कुछ मैं सबूत दूं, उसे अच्छी तरह सुने, समझें और देखें, तथा इसके बाद जो दगाबाज ठहरे उसे सजा दें, बस। देवी सिंह: अच्छा, मैं जाकर तेज सिंह और कमलिनी से ये बातें कहता हूं, फिर जैसा वे कहेंगे किया जाएगा। भूतनाथ: तो आप एक काम और कीजिए। देवी सिंह: वो क्या? इसके जवाब में भूतनाथ ने अपने अय्यारी के बटुए में से एक तस्वीर निकालकर देवी सिंह के हाथ में दी और कहा, आप ये तस्वीर लक्ष्मी देवी यानी तारा को दिखाएं और पूछें कि तुम्हारा बाप ये है या वो दगाबाज जो सामने बैठा हुआ अपने को बलभद्र सिंह बताता है। देवी सिंह ने बड़े गौर से उस तस्वीर को देखा। ये तस्वीर पूरी तो नहीं, मगर फिर भी बलभद्र सिंह की सूरत से बहुत कुछ मिलती थी। भूतनाथ की बातों ने और उसके सवाल जवाब के ढंग ने देवी सिंह के दिल पर मामूली असर पैदा नहीं किया था, बल्कि सच तो यह है कि उसने थोड़ी देर के लिए देवी सिंह की राय बदल दी थी। देवी सिंह ने सोचा कि ताज्जुब नहीं, भूतनाथ बहुत कुछ सच ही कहता हो और बलभद्र सिंह वास्तव में असली बलभद्र सिंह न हो, क्योंकि जहां तक मैंने देखा है, बलभद्र सिंह के मिलने से जितना जोश कमलिनी, लाडली और तारा के दिल में पैदा हुआ था, उतना बलभद्र सिंह के दिल में अपनी तीनों लड़कियों को देखकर पैदा नहीं हुआ। ये एक ऐसी बात है जो मेरे दिल में शक पैदा कर सकती है। मगर उस कागज के मुट्ठे में जितनी चिट्ठियां भूतनाथ के हाथ से लिखी कही जाती है, वे अवश्य भूतनाथ के हाथ की लिखी हुई हैं। इसमें कोई संदेह नहीं, क्योंकि जब मैंने भूतनाथ से कहा था कि तुम्हारे अक्षर इन चिट्ठियों के अक्षरों से मिलते हैं, तो इस बात का कोई जवाब उसने नहीं दिया। अस्तु, उन दुष्ट कर्मों का करने वाला तो अवश्य भूतनाथ है, मगर क्या ये बलभद्र सिंह भी वास्तव में असली बलभद्र सिंह नहीं है? अजब तमाशा है। कुछ समझ में नहीं आता कि क्या निश्चय किया जाए। इन सब बातों को सोचते हुए देवी सिंह वहां से रवाना हुए और डोंगी पर सवार हो मकान के अंदर गए, जहां तेज सिंह उस कागज के मुट्ठे को हाथ में लिए हुए देवी सिंह के वापस आने की राह देख रहे थे। तेज सिंह: देवी सिंह, तुमने इतनी देर क्यों लगाई? मैं कब से राह देख रहा हूं कि तुम आ जाओ तो इस मुट्ठे को खोलो। देवी सिंह: हाँ हाँ, आप पढ़िए, मैं भी आ गया। तेज सिंह: मगर ये तो कहो कि तुम्हें इतनी देर क्यों लगी? देवी सिंह: भूतनाथ ने मुझे रोक लिया और कहा कि पहले मेरी बातें सुन लो, तब यहां से जाओ। बलभद्र सिंह: क्या भूतनाथ तालाब के बाहर अभी तक बैठा है? देवी सिंह: हाँ, अभी तक बैठा है और बैठा रहेगा। बलभद्र सिंह: सो क्यों, क्या कहता है? देवी सिंह: वो कहता है कि मुझे कमलिनी ने बिना समझे व्यर्थ निकाल दिया। उन्हें चाहिए था कि नकली बलभद्र सिंह के सामने मेरा इंसाफ करती। बलभद्र सिंह: नकली बलभद्र सिंह कैसा? देवी सिंह: वो आपको नकली बलभद्र सिंह बताता है और कहता है कि असली बलभद्र सिंह अभी तक एक जगह कैद है। अगर किसी को शक हो तो मुझसे सवाल जवाब कर ले। बलभद्र सिंह: नकली और असली होने के सबूत की जरूरत है या सवाल जवाब करने की? देवी सिंह: ठीक है, मगर उसने आपको बुलाया है और कहा है कि बलभद्र सिंह मेरी एक बात आकर सुन जाए, फिर जो कुछ भी उनके जी में आवे करें। बलभद्र सिंह: मारो कमबख्त को, मैं अब उसकी बातें सुनने के लिए क्यों जाने लगा?
देवी सिंह, क्या हर्ज है अगर आप उसकी दो बातें सुन लें? कदाचित कोई नया रहस्य ही मालूम हो जाए। बलभद्र सिंह, नहीं, मैं उसके पास न जाऊंगा। तेज सिंह, तो भूतनाथ को इसी जगह क्यों ना बुला लिया जाए? कमलिनी, हाँ, मैं भी यही उचित समझती हूं। देवी सिंह, नहीं नहीं, इससे ये उत्तम होगा कि बलभद्र सिंह खुद उससे मिलने के लिए तालाब पर जाए। इतना कहकर देवी सिंह ने तेज सिंह की तरफ देखा और कोई गुप्त इशारा किया। बलभद्र सिंह, उसका इस मकान में आना मुझे भी पसंद नहीं। अच्छा, मैं स्वयं जाता हूं, देखूं वो नालायक क्या कहता है। तेज सिंह, अच्छी बात है, आप भैरव सिंह को अपने साथ लेते जाइए। बलभद्र सिंह, सो क्यों? देवी सिंह, कौन ठीक कमबख्त चोट कर बैठे, आखिर गम और डर ने उसे पागल तो बना ही दिया है। इतना कहकर देवी सिंह ने फिर तेज सिंह की तरफ देख और इशारा किया, जिसे सिवाय तेज सिंह के और कोई नहीं समझ सकता था। बलभद्र सिंह, अजी, उस कमबख्त गीदड़ में इतनी हिम्मत कहाँ जो मेरा मुकाबला करे? तेज सिंह, ठीक है, मगर भैरव सिंह को साथ ले जाने में कोई हर्ज भी क्या है? भैरव सिंह से, जाओ जी भैरव, तुम इनके साथ जाओ। लाचार भैरव सिंह को साथ ले बलभद्र सिंह बाहर चला गया। इसके बाद कमलिनी ने देवी सिंह से कहा, मुझे मालूम होता है कि आपने मेरे पिता को जबरदस्ती भूतनाथ के पास भेजा है। देवी सिंह, हाँ, इसलिए कि ये थोड़ी देर के लिए अलग हो जाए, तो मैं एक अनूठी बात आप लोगों से कहूं। कमलिनी चौंक कर, क्या भूतनाथ ने कोई नई बात बताई है? देवी सिंह, हाँ, भूतनाथ ने ये बात बहुत जोर देकर कही कि असली बलभद्र सिंह अभी तक कैद में है, और यदि किसी को शक हो तो मेरे साथ चले, मैं दिखला सकता हूं। उसने बलभद्र सिंह की तस्वीर भी मुझे दी है और कहा है कि ये तस्वीर तीनों बहनों को दिखाओ, वे पहचाने कि असली बलभद्र ये है या वो। लक्ष्मी देवी ने हाथ बढ़ाया और देवी सिंह ने वो तस्वीर उसके हाथ पर रख दी। तारा तस्वीर देखकर, आह, ये तो मेरे बाप की असली तस्वीर है। इस चेहरे में तो कोई ऐसा फर्क ही नहीं जिससे पहचानने में कठिनाई हो। कमालिनी की तरफ तस्वीर बढ़ाकर, लो बहन, तुम भी देख लो, मैं समझती हूं ये सूरत तुम्हें भी न भूली होगी। कमालिनी तस्वीर देखकर, वाह, क्या इस सूरत को अपनी जिंदगी में कभी भूल सकती? देवी सिंह से, क्या भूतनाथ ने इसी सूरत को दिखाने का वादा किया है? देवी सिंह, हाँ, इसी को। कमलिनी, तो क्या आपने पूछा नहीं कि तुम ये हाल पहले ही जानते थे, तो अब तक हम लोगों से क्यों ना कहा? देवी सिंह, केवल यही नहीं, बल्कि मैंने कई और बातें भी उससे पूछी। तेज सिंह, तुम में और भूतनाथ में जो जो बातें हुई सब कह जाओ। वो तस्वीर एक एक करके सभी ने देखी और तब तेज सिंह उन बातों को दोहरा गए जो उनके और भूतनाथ के बीच में हुई थी। उनके सुनने से सभी को ताज्जुब हुआ और सभी कोई सोचने लगे कि अब क्या करना चाहिए। कमलिनी तारा से, बहन, बेशक तुम इस विषय में हम लोगों से बहुत ज्यादा गौर कर सकती हो, फिर भी इतना मैं कह सकती हूं कि मेरे पिता में जो भूतनाथ से मिलने गए हैं और इस तस्वीर में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। तारा, क्या कहूं, अक्ल कुछ काम नहीं करती। मैं उन्हें अच्छी तरह पहचानती हूं और इस तस्वीर को भी अच्छी तरह पहचानती हूं। इस तस्वीर को तो हम तीन में से जो देखेगा वही कहेगा कि हमारे पिता की है, मगर इनको केवल मैं ही पहचानती हूं। जिस जमाने में मैं और ये एक ही कैद खाने में थे, उसी जमाने में इनकी सूरत शक्ल में बहुत फर्क पड़ गया था। चौंक कर, हाँ, मुझे एक पुरानी बात याद आई है जो इस भेद को तुरंत साफ कर देगी। कमलनी, वो क्या? तारा, तुम्हें याद होगा कि जब हम छोटे छोटे बच्चे थे और लाडली बहुत ही छोटी थी, तो इसे एक दफे बुखार आया था, और वो बुखार बहुत ही कड़ा था, यहां तक कि सरसाम हो गया था, और उसी पागलपन में इसने पिताजी के मूढ़े पर दांत से काट लिया था। कमलनी, ठीक है, अब मुझे भी ये बात याद पड़ी। इतने जोर से दांत काटा था कि सेरों खून निकल गया था। जब तक वे हम लोगों के साथ रहे तब तक मैं बराबर उस निशान को देखती थी। मुझे विश्वास है कि 100 वर्ष बीत जाने पर भी वो दाग मिट नहीं सकता। तारा, बेशक ऐसा ही था, और हमने तुमने मिलकर ये सलाह गांठी थी कि दांत काटने के बदले में लाडली को खूब मारेंगे। आखिर वो लड़कपन का जमाना ही तो था। कमलनी, हाँ, और ये बात हमारी माँ को मालूम हो गई थी और उसने हम दोनों को समझाया था। तारा की ये बात ऐसी थी कि इसने लड़कपन के जमाने की याद दिला दी, और कमलनी तथा लाडली को तो इस बात में कुछ भी शक न रहा कि तारा बेशक लक्ष्मी देवी है, मगर बलभद्र सिंह के विषय में जरूर कुछ शक हो गया, और उनके विषय में दोनों ने ये निश्चय कर लिया कि बलभद्र सिंह भूतनाथ से मिलकर लौटे तो किसी बहाने से उनका मोढ़ा देखा जाए। साथ ही ये भी निश्चय कर लिया कि इसके बाद ही कोई आदमी भूतनाथ के साथ जाए और उस कैदी को भी देखे,
बल्कि जिस तरह बने उसे छुड़ा कर ले आवे। इतने ही में तालाब के बाहर कुछ शोरगुल की आवाज आई। तेज सिंह ने पता लगाने के लिए तारा सिंह को बाहर भेजा और तारा सिंह ने लौटकर खबर दी कि भूतनाथ और बलभद्र में लड़ाई, बल्कि यूं कहना चाहिए कि जबरदस्त कुश्ती हो रही है। ये सुनते ही कमलनी, लाडली, देवी सिंह और तेज सिंह बाहर चले गए और देखा कि वास्तव में दोनों लड़ रहे हैं और भैरव सिंह अलग खड़ा तमाशा देख रहा है। भूतनाथ और बलभद्र सिंह की लड़ाई तेज सिंह पहले ही देख चुके थे और उन्हें मालूम हो चुका था कि बलभद्र सिंह भूतनाथ से बहुत जबरदस्त है। मगर इस समय जिस खूबी और बहादुरी के साथ भूतनाथ लड़ रहा था, उसे देखकर तेज सिंह को ताज्जुब मालूम हुआ और उन्होंने तारा सिंह की तरफ देख के कहा, इस समय भूतनाथ बड़ी बहादुरी से लड़ रहा है। मैं समझता हूं कि पहली दफे जब हमने भूतनाथ की लड़ाई देखी थी तो उस समय डर और घबराहट ने भूतनाथ की हिम्मत तोड़ दी थी, मगर इस समय क्रोध ने उसकी ताकत दूनी कर दी है। लेकिन भैरव चुपचाप खड़ा तमाशा क्यों देख रहा है? देवी सिंह, जो हो, पर इस समय उचित है कि पार चल के इन लोगों को अलग कर देना चाहिए। मगर अफसोस, डोंगी एक ही है जो इस समय उस पार गई हुई है। कमलनी, सब्र कीजिए, मैं दूसरी डोंगी ले आती हूं। यहां डोंगियों की कमी नहीं है। इतना कहकर कमलनी चली गई और थोड़ी देर में मोटे और रोगनी कपड़े की एक तोशक उठा लाई, जिसमें हवा भरने के लिए एक कोने पर सोने का पेंचदार मुंह बना हुआ था और उसी के साथ एक छोटी भाथी भी थी। तेज सिंह ने उस भाथी से बात की बात में हवा भर के उसे तैयार किया और उस पर तेज सिंह और देवी सिंह बैठकर पार जा पहुंचे। तेज सिंह और देवी सिंह को ये देखकर बड़ा ही ताज्जुब हुआ कि दोनों आदमियों का खंजर और अय्यारी का बटुआ भैरव सिंह के हाथ में है और वे दोनों बिना हरबे के लड़ रहे हैं। तेज सिंह ने बलभद्र सिंह को और देवी सिंह ने भूतनाथ को पकड़कर अलग किया। बलभद्र सिंह, इस नालायक कमीने को इतना करने पर भी शर्म नहीं आती? चुल्लू भर पानी में डूब नहीं मरता और मुकाबला करने के लिए तैयार होता है। भूतनाथ, मैं कसम खाकर कहता हूं कि ये असली बलभद्र सिंह नहीं है। वो बेचारा अभी तक कैद में है और इसी की बदौलत कैद में है। जिसका जी चाहे मेरे साथ चले, मैं दिखाने के लिए तैयार हूं। बलभद्र सिंह, साथ ही इसके ये भी क्यों नहीं कह देता कि चिट्ठियां भी तेरे हाथ की लिखी हुई नहीं है? भूतनाथ, हाँ हाँ, तेरे हाथ की लिखी हुई चिट्ठियां भी मेरे पास मौजूद हैं, जिनकी बदौलत बेचारा बलभद्र सिंह अभी तक मुसीबत झेल रहा है। ये कहकर भूतनाथ ने अपना अय्यारी का बटुआ लेने के लिए भैरव सिंह की तरफ हाथ बढ़ाया। अभी आप सुन रहे थे देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के 12वें भाग के दूसरे बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।